रहे थे? अरे ई का हेलो। हाँ हेलो। हाँ ठीक। हल्ला काय कर रहे? बारिश हो रहा है ना। मौसम तो गर्दा गर्दा हो गया। लाइव कर दीजिए। लाइव कर दिए। चलिए शांत हो जाइए। पंखा इधर। देखिए सुबह में ही हम आपसे पूछ लिए थे कि दोपहर में आप क्या पढ़िएगा। आप बोले थे ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी में जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र में 300 समथिंग क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन नंबर 270-71 तक हो गया था। वही 270-71 तक हो गया था। अभी के सेशन में जो है, अभी के सेशन में जो है हम लोग डील कर लेंगे इस चैप्टर के बचे हुए सभी प्रश्नों को। सब प्रश्न को डील कर लेंगे अभी के सेशन में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। नदी के विषय में विस्तार पूर्वक हम आपको बता चुके हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं सभी का उद्गम स्थल, सभी का संगम या मुहाना, सभी की सहायक नदियां, लंबाई, हर कुछ हम आपको बतला चुके हैं। आप पीछे थोड़ा सा स्मरण करके देखिए। तो जो बचे हुए प्रश्न हैं आज के सेशन में उन प्रश्नों को हम लोग डील कर लेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आज रात में पॉलिटी का क्लास हम लेंगे। आज रात में पॉलिटी का क्लास हम लेंगे, समझ गए। आज रात में पॉलिटी का क्लास हम आपको लेंगे और रात में 10 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक, जब तक आप सरवाइव कर सके। हमको कुछ नहीं है, हम 8 घंटा तक लगातार पढ़ा सकते हैं, हमारे में इतना कैपेसिटी है। पढ़िएगा, पढ़िएगा। बोलिए आज रात में पॉलिटी निपटाइए देते हैं। क्या विचार आए? कितने लोग इस विचार में हैं? मैक्सिमम लोग इस विचार में। तो लड़की सब भी है कुछ। हाँ पढ़ लीजिए ना, क्या कीजिएगा। अभी नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा? क्या है कि ना? पढ़िए अभी, ठीक है। तो आज रात में जो है नाइट क्लास लगाते हैं। क्या तबीयत खराब नहीं ना होगा? डर होता है। आए सुबह टेस्ट रहता है, 5:45 तक पढ़ा करके छोड़ देंगे। बताइए, आज आप लोग भी नाइट क्लास करिए लीजिए। क्या देखिए, नहीं तबीयत खराब हो जाएगा। 2-3 घंटा पढ़ा देंगे फिर छोड़ देंगे। आपका भी स्वस्थ रहना जरूरी है, मेरा भी स्वस्थ रहना जरूरी है। एक बार जो है बहुत ज्यादा ये करके
सब चीज बिगाड़ ले, तो ये सही नहीं है। लेकिन आज रात में पॉलिटी का क्लास, केमिस्ट्री के जगह जो है पॉलिटी का क्लास होगा। आज रात में केमिस्ट्री के जगह पॉलिटी का क्लास होगा 10 से 12। देखते हैं आज रात में कितना करवा पाते हैं, फिर आगे देखेंगे। है क्लास में आइए ना, बैठिए ना, देख लिया जाएगा समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग। क्लास जो है अनलॉक कर देंगे, रात में क्लास लेंगे ना पॉलिटी का। ऐसे केमिस्ट्री का भी होता है तो वो तो अनलॉक ही है। केमिस्ट्री का करते हैं या नहीं करते हैं? सब लोग ना करते हैं। हाँ, तो पॉलिटी का भी जैसे आप केमिस्ट्री का कर लेते हैं वैसे पॉलिटी का भी जो है आप कर लीजिएगा। क्लास अनलॉक ही रहेगा, क्लास अनलॉक ही रहेगा। ठीक है, आज रात में पॉलिटी का क्लास होगा, क्योंकि बिट्टू सर तो आज भी क्लास हमको नहीं लगता है लेने वाले हैं, तो इसलिए जो है आज हम पहले ही अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि मेरा क्लास जो है आपको होगा, पॉलिटी पढ़ाएंगे। देखते हैं कितना हो पाता है, नहीं हो पाता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न। पहले ज्योग्राफी कीजिए ना, बात करेंगे ना हम तो सब चीज आपको क्लियर कर देते हैं। प्रश्न के साथ साथ क्लास कब होगा नहीं होगा ये बता दिए थे। क्या होगा आंसर? चंबल ना। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्रह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा, बंसधारा। उपर्युक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है? यानी जो ब्रह्मणी है, नागावली है, स्वर्णरेखा है, बंसधारा है, इन चारों नदियों में से कौन ऐसी नदी है जो पूर्वी घाट से निकलती है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जानते हैं ना? पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्वी घाट ओडिशा से लेकर के कन्याकुमारी तक। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों आपस में नीलगिरी क्षेत्र में मिलती है। इन नदियों में से जो नागावली और बंसधारा है ये दोनों पूर्वी घाट से निकलती है, यानी आंसर 2 और 4 होगा। लेकिन वहीं अगर ब्रह्मणी और स्वर्णरेखा नदी की हम बात करें तो स्वर्णरेखा नदी तो स्पष्टता पूर्वक हम कह सकते हैं छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है और झारखंड के दक्षिणी भाग में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या खिचड़ी पका रहे हैं आप लोग? खिचड़ी मत पकाइए ज्यादा, ठीक है? चलिए, झारखंड के दक्षिणी भाग में एक दक्षिणी कोयल और शंख नदी बहती है, और राउरकेला में दक्षिणी कोयल और शंख मिलती है। राउरकेला है ओडिशा में। ओडिशा के राउरकेला में जब दक्षिणी कोयल और शंख मिलती है तो उन्हीं दोनों नदियों के संगम से एक नई नदी की उत्पत्ति होती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मणी। कौन कहते हैं? ब्रह्मणी। ब्रह्मणी का भी संबंध, ब्रह्मणी नदी के उद्गम का भी संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं छोटा नागपुर के पठार से ही है। छोटा नागपुर के पठार से ही है। तो जो ये दो नदी है, इन दोनों नदियों का संबंध छोटा नागपुर के पठार से है और नागावली बंसधारा का संबंध पूर्वी घाट से है। मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहां है? मलगेर नदी का उद्गम स्थल है बेलाडेला की पहाड़ी। बेलाडेला की पहाड़ी कुछ नदी है और उसका उद्गम स्थल है। मांड नदी का उद्गम स्थल है मेन पार्ट। बनास का उद्गम स्थल है देवगढ़ की पहाड़ी। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी है ना जी, राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही देवगढ़ की पहाड़ी आती है और उसी देवगढ़ की पहाड़ी से बनास नदी निकलती है। जोंक नदी का उद्गम स्थल है सोनबेरा पठार।
और केलो नदी का उद्गम स्थल है लुडेंग पहाड़ी। लुडेंग पहाड़ी, समझ गए। इसमें मांड हो गया, जोंक हो गया, केलो हो गया, ये सब महानदी की सहायक नदी है। और बनास चंबल की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1, आंसर बी। मांड और महानदी, अभी तुरंत हम आपको बताएं, मांड महानदी की सहायक नदी है। मांड, ईब, जोंक, तेल, ये सभी महानदी की सहायक नदी है। तो मांड और महानदी के संगम पर, मांड महानदी से जाकर मिलती है। मांड नदी महानदी से जाकर जहां मिलती है, दोनों के संगम पर एक धार्मिक स्थल स्थित है। दोनों के संगम पर जो धार्मिक स्थल स्थित है, उस धार्मिक स्थल के विषय में ही आपसे पूछा जा रहा है। दोनों के संगम पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रहासिनी देवी। एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को प्रायद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा गया है? देखिए ध्यान दीजिएगा गुरुजी लोग, अगर आप मानचित्र पे आएंगे, हाँ क्वेश्चन दीजिए ना। कहाँ थे आप सुबह में? ऊपर थे, क्लास आए थे? हाँ देखिए समझिएगा गुरुजी लोग, क्या नंबर था? 276। एसपी चटर्जी यानी भूगोलवेता है, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं है। भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को देखिए, महानदी बेसिन ये है, महानदी बेसिन ये है, महानदी बेसिन है ये, महानदी बेसिन है ये। महानदी बेसिन को प्राकृतिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार के किस उपविभाग में रखा जाता है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार की अगर आप बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार जो है आपको इधर पूरब में राजमहल की पहाड़ी से लेकर इधर उत्तर पश्चिम में अरावली तक और दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी तक फैला हुआ है। दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी तक फैला हुआ है ये प्रायद्वीपीय पठार। ये संपूर्ण इलाका जो है आपको प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठारी इलाका में ही महानदी बेसिन है। महानदी प्रायद्वीपीय भारत की ही नदियों में से एक प्रमुख नदी है। तो महानदी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी है, उसे प्रायद्वीपीय भारत के किस भाग में रखा जाता है? जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी भाग है। तो महानदी बेसिन को प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग में रखा जाता है, दक्षिणी भाग में रखा जाता है, पूर्वी भाग में रखा जाता है या पश्चिमी भाग में रखा जाता है। तो महानदी की अगर हम बात करें तो इसे प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग में रखा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग में रखा जाता है और इसे हम लोग उत्तरी दक्कन का पठार भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए मेरे ख्याल से उत्तरी दक्कन का पठार, उत्तरी दक्कन का पठार। आगे निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रमुख नदी से तुलना करें। यानी हिमालय नदी की प्रमुख नदी नहीं, प्रायद्वीपीय भारत की नदी से तुलना करें। प्रमुख नदी नहीं होगा, हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। यानी हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में तुलना करना है और तुलना करके जो है इसका आंसर प्राप्त करना है। पहला, अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी है, एकदम सही है।
हिमालय की नदियां 12मासी है, इसमें 12 माह जल होता है। हिमालय की नदियों में 12 माह जल इसलिए होता है क्योंकि उसको जल की प्राप्ति वर्षा और बर्फ दोनों से होता है। और वही परिद्वीपीय भारत की नदियां वर्षा पर निर्भर करता है, मौसमी नदी होता है। ये सही है। ये हिमालय नदी की ढाल परिद्वीपीय नदी की तुलना में खड़ा है, सही है। परिद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने अधिक क्षरण का कारण बनती है, नहीं, गलत है ये। ज्यादा क्षरण हिमालय की नदियों में होता है ना कि परिद्वीपीय भारत की नदियों में, गलत है। तो कौन कौन सा सही है? 1 और 2। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से कौन सी नदी है जो सीधे सिंधु से मिलती है? सिंधु की सहायक नदियों में चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज का जिक्र आता है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है, प्रश्न जो भी लंबा चौड़ा है उससे मतलब नहीं है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि सिंधु की सहायक नदियों में सिंधु की कौन ऐसी सहायक नदी है जो सीधे तौर पर जाकर सिंधु से मिलती है, जो सीधे तौर पर जाकर सिंधु से मिलती है। तो सिंधु की सहायक नदियों में सतलज नदी ऐसी नदी है जो सीधे तौर पर जाकर सिंधु से मिलती है, सतलज। भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? देखिए, चंद्रा और भागा नदी लाहौल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में बहती है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में बहती है और हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र से ही चंद्रा और भागा नदी निकलती है और उसी क्षेत्र में जो है आपको बहती है, लाहौल। दूधगंगा नदी किसमें अवस्थित है? देखिए ध्यान दीजिएगा, दूधगंगा नदी जो है ना, 3 अलग अलग राज्य में दूधगंगा नदी है। जम्मू कश्मीर में भी दूधगंगा नदी है, उत्तराखंड में भी दूधगंगा नदी है और महाराष्ट्र में भी दूधगंगा नदी है। महाराष्ट्र में भी दूधगंगा नदी है। तो दूधगंगा नदी जो है आपको उत्तराखंड में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तीनों राज्यों में दूधगंगा नदी है। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस परीक्षा में पूछा गया था और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर जम्मू कश्मीर माना था। इसलिए हम भी आपको यहां पर जम्मू कश्मीर ही बतला रहे हैं, क्योंकि बोर्ड जम्मू कश्मीर माना है तो बोर्ड के अनुसार ही हमें भी चलना चाहिए। तो हम जम्मू कश्मीर मार रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर में तो है ही। एक दूधगंगा नदी, एक और दूधगंगा नदी है जो उत्तराखंड में है और एक और दूधगंगा नदी है जो आपको महाराष्ट्र में है। तीनों अलग अलग नदी है, नाम दूधगंगा है और तीनों राज्यों में बहती है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, यानी वैसी नदी जो मैदानी भाग में ही बहती है और मैदानी भाग में ही रह जाती है। वैसी नदी जो मैदानी भाग में बहती है और मैदानी भाग में ही रह जाती है, वही आपको अंतःस्थलीय अपवहन नदी के उदाहरण के तौर पर शामिल किए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपको घग्घर, घग्घर, घग्घर। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? पूरे विश्व में सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने में कुख्यात है कोसी। समझ गए? शाम में देखिएगा उत्तर में बह रही है, सुबह में पश्चिम में बहने लगती है। समझ गए? पूरे विश्व में सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने में माहिर है कोसी नदी, पूरे विश्व में कोसी। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, नहीं बतलाए हैं, इससे पहले भी बतलाए हैं हम ये क्वेश्चन, इससे पहले भी बतलाए हैं। हम बोले हैं रिवीजन करने के लिए, रिवीजन करते हैं, ये नहीं है आप लोग समझे। देखिए खारी नदी, खारी जो है बनास की सहायक नदी है, बनास चंबल की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है और गंगा अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। अर्थात जो खारी नदी है वह बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। ऐसे भी याद नहीं रहता है खारी नदी, तो सीधा बंगाल की खाड़ी,
खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है बंगाल की खाड़ी, खारी नदी बंगाल की खाड़ी। कितना आसान है बताइए, समझ गए। आप लोग दिमाग लगेबे नहीं करते हैं, थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं। पहले भी ये क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, आप पीछे जाकर के देखिए, कहीं पर है ये क्वेश्चन, इससे पहले भी है कहीं पे ये क्वेश्चन, समझ गए। हाँ, तो आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में जो है ना, गंडक नदी से पानी आता है। बिहार में होने वाले परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा से बिहार में होने वाले परीक्षा में यहां से प्रश्न आया है और आगे भी आ सकता है। तो त्रिवेणी नहर को जल की प्राप्ति होती है गंडक नदी से। किशनगंगा एक सहायक नदी है। किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? झेलम, झेलम की सहायक नदी है, झेलम। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? मध्य प्रदेश के मेहंद झील से माही नदी निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। आंसर हो जाएगा माही। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? गंगा नदी के किनारे बसे सभी शहरों में सबसे बड़ा शहर है कानपुर। कानपुर। पटना भी तो गंगे नदी के तट पर है, बनारस भी है, इलाहाबाद भी है। लेह अवस्थित है। लेह जो है, लेह लद्दाख, लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर है, दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, दाएं तट पर। निम्नलिखित में से कुचिकल जल प्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर, 455 मीटर। कौन सा एक लेगुन नहीं है? मतलब कौन एक लेगुन झील नहीं है? पेरियार। पेरियार लेगुन झील नहीं है, बल्कि यह जो है मानव निर्मित झील है। पेरियार मानव निर्मित झील है। बाद बाकी अष्टमुडी केरल में है, लेगुन झील है। चिल्का ओडिशा में है, लेगुन झील है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है, यह भी लेगुन झील है। कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है कोडाई कनाल। तमिलनाडु में स्थित कोडाई कनाल जो है आपको कृत्रिम झील के उदाहरण है, कृत्रिम झील के उदाहरण है। अब देखिएगा, इसमें जो कोलेरू है आंध्र प्रदेश में, ये जो है डेल्टाई झील के उदाहरण है, डेल्टाई, डेल्टाई झील के उदाहरण है। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित झील है, यह हिमानीकृत झील के उदाहरण है, हिमानीकृत झील के उदाहरण है। रेणुका भी संभवतः हिमानीकृत झील के ही उदाहरण है। कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर में स्थित बुलर झील है। जम्मू कश्मीर में स्थित बुलर झील है। और जम्मू कश्मीर में स्थित जो बुलर झील है, यह विवर्तनिकी झील का उदाहरण है, विवर्तनिकी झील का उदाहरण है। देखिए, विवर्तनिकी झील उस झील को कहा जाता है धरातल के नीचे धंसने या ऊपर उठने से जिस झील का निर्माण होता है उसी को विवर्तनिकी झील कहा जाता है, उसी को विवर्तनिकी झील कहा जाता है। तो बुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह जो है आपको विवर्तनिकी झील के उदाहरण है। विवर्तनिकी झील जम्मू कश्मीर में है यह। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, नल सरोवर गुजरात में है, सांभर राजस्थान में है। किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है? बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है, कोसी। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। खाड़ी एवं धुंध किसकी सहायक नदी है? खाड़ी एवं धुंध बनास की सहायक नदी है, बनास। गंगा के साथ बाएं तट पर, दाहिना बाएं, हाँ, गंगा के तट पर, गंगा के साथ बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम प्रमुख नदी कौन है? महानंदा।
निम्नलिखित में कौन सा नदी गंगा के साथ दाएं तट पर मिलती है? गंगा के साथ दाएं तट पर यमुना, टोंस, कर्मनासा सब नदी मिलती है, सब उपर्युक्त सभी। किस नदी को वर्ष 2017 में उत्तराखंड न्यायालय द्वारा जीवित मानव का दर्जा दिया गया? उत्तराखंड न्यायालय द्वारा जीवित मानव का दर्जा यमुना और गंगा दोनों को दिया गया है। यमुना और गंगा दोनों को दिया गया है। आंसर ए और बी दोनों हो सकता है। आंसर ए और बी दोनों हो सकता है, दोनों को दिया गया है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया है? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा वर्ष 2008 में दिया गया, वर्ष 2008 में। मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें नहीं मिलती है, देखिए मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें नहीं मिलती है, मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो जाकर मिल जाती है वह सहायक नदी हो जाती है, और जो जाकर नहीं मिलती है वह वितरिका हो जाती है। जैसे हुगली वितरिका के उदाहरण है, सहायक नदी के उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा वितरिका। वितरिका जो मिल जाती है सहायक नदी, और जो नहीं मिलती है वितरिका। सतलज नदी भारतीय क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? संभवतः सतलज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। 1450 किलोमीटर है। सतलज नदी की संपूर्ण लंबाई 1450 किलोमीटर है, जिसमें सतलज नदी की भारत में लंबाई है 1050 किलोमीटर। भारत में लंबाई है 1050 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा बी 1050 किलोमीटर। लूनी नदी की लंबाई कितनी है? लूनी नदी जो कि राजस्थान में बहती है, यह आपको समुद्र या सागर तक नहीं न पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती है, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। इसे लबन नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर कितना है? 320 किलोमीटर। कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है? मकर रेखा को 3 बार काटती है बारमेजो नदी। बारमेजो नदी 2 बार थोड़े कह रहा है महाराज, 3 बार बोल रहा है। बारमेजो नहीं बतलाए, क्या बात करते हैं। सुनिए ध्यान से, या जवाब पहले जवाब दीजिए, नहीं जवाब दीजिएगा तब तो हम हइये हैं, आपका नमक खाएं। तो बताइए, कर्क रेखा को 2 बार कौन नदी काट? माही। मकर रेखा को 2 बार कौन काटती? लिम्पोपो। मकर रेखा को 2 बार, विषुवत रेखा को 2 बार, कांगो या जायरे। कांगो या। और कौन ऐसी नदी है जिसका संबंध विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों से? नील नदी। विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों से है नील नदी। विषुवत रेखा पर स्थित विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, और कर्क रेखा को पार करते हुए भूमध्य सागर में नील नदी अपना जल गिराती है। समझ गए? तो याद रखिएगा, आंसर इसका बारमेजो होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। भागीरथी नदी बेसिन में जो नगर है उत्तरकाशी। अलकनंदा नदी बेसिन में पौड़ी नामक शहर है। फिर आपको नयार नदी बेसिन में लैंसडाउन नामक शहर है, और गंगा नदी बेसिन में नरेंद्र नगर नामक शहर है। आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। कौन सी झील पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट, पूर्वी तट, पश्चिमी तट समझते हैं ना जी? देखिए, अच्छा एक बात बताइए, ये भारत का पश्चिमी तट है ना? पूर्वी है। ये भारत का पश्चिमी तट है। समझ गए? चिल्का झील जो है आपको यहां है ओडिशा में, अष्टमुडी झील यहां है केरल में, पुलिकट झील यहां है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर, कोलेरू झील यहां है आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील यहां है आंध्र प्रदेश में, और चिल्का यहां है। समझ गए?
तो जो चिल्का है, पुलिकट है और कोलेरू है, ये कौन तट पर? पूर्वी तट पर ना है जी। तो बच कौन रहा? अष्टमुडी ना। अष्टमुडी जो कि केरल में ही भारत के कौन तट पर है? पश्चिमी तट पर। तो पश्चिमी तट पर स्थित झील है अष्टमुडी जो कि केरल राज्य में है। निम्नलिखित हिमालय की नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के उस पार से नहीं निकलती है? हिमालय के उस पार से नहीं निकलती है। देखिए कहने का मतलब क्या है, इसको समझिएगा गुरुजी लोग। देखिए नहीं, ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ दिखने लगा। देश ना है जी। देखिए भारत का उत्तरी भाग है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के उस पार से, हिमालय पर्वत के इस पार से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदी हिमालय पर्वत के इस पार से निकलती है। वही गंगा नदी की अगर बात करेंगे तो गंगा नदी हिमालय पर्वत के इस पार से निकलती है। समझ गए? तो इन नदियों में हिमालय के उस पार से नहीं निकलने वाली नदियां हैं, यानी ऊपरी भाग से नहीं निकलने वाली नदियां हैं गंगा। कौन है? गंगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? हिमालयी नदियों का उद्गम स्थान बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में होता है। हाँ, अतः शीतकाल में वे सूखी होती है ना। सूखी काहे होगा? बर्फ जमा होता है पूरा, सूखने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बर्फ जमा होता है, सूखी नहीं होता बल्कि बर्फ जमा हुआ होता है। गलत है, ठंडा में तो और ज्यादा ना बर्फ होगा जी। तब प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां परिपक्वता तक पहुंच गई है। हाँ, आप याद कीजिए, हम बताए हुए हैं हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जब अंतर बताए हुए थे तो हम आपको बताए हुए थे हिमालय की नदियां अपनी युवावस्था में है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है। तो प्रौढ़ावस्था में आ गया है, आप भी प्रौढ़ावस्था में जाते जाते पूरा परिपक्व हो जाएंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी जो है परिपक्व हो गई है। सही है ये। हिमालय नदियां अपर्दन के सामान्य चक्र की तीनों अवस्थाओं को चित्रित करती है। हाँ, हिमालय की नदियां अपर्दन करती है और अपर्दन के सभी अवस्थाओं को चित्रित करती है हिमालय की नदियां। कौन सा सही है? 2 और 3। निम्न लिखित में से कौन सा या सी संरचना बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब सागर, अरब की खाड़ी के अपवाह तंत्र से अलग करती है? देखिए प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि देखिए बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है। भारत की कुछ नदियां ऐसी है जो अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में, और भारत की कुछ नदियां ऐसी है जो अपना जल गिराती है अरब सागर में। तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी को अरब सागर में जल गिराने वाली नदी से अलग कौन करता है? तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी को अरब सागर में जल गिराने वाली नदी से अलग करता है एक आपको पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी अलग करता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के कारण ही गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। एक पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट की अगर आप बात करेंगे तो पश्चिमी घाट को हम लोग महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहते हैं, महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहते हैं। तो सह्याद्री कहिए, वह आपको बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी और अरब सागर में जल गिराने वाली नदी को विभाजित करती है, एक दूसरे से अलग करती है। फिर आपको इधर राजस्थान में अरावली पहाड़ी है, यह भी अलग करती है। फिर आपको दिल्ली कटक है, यह भी अलग करती है। तो ये तीनों, दिल्ली कटक, अरावली, सह्याद्री, ये तीनों संरचना ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब सागर की खाड़ी के अपवाह तंत्र से अलग करती है। अर्थात आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3।
गंगा नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। हाँ, मध्य या लघु हिमालय को काटकर जो है तंग महाखड्डों से गुजरती है, सही बात है। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हाँ, सही है। पीरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है ना। गंगा नदी गंगा सागर द्वीप के पास, गंगा नदी गंगा सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गंगा सागर द्वीप के पास जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। यहां पर गंगा सागर द्वीप है, यहीं पर जाकर के जो है गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। पीरम द्वीप की अगर आप बात करेंगे तो पीरम द्वीप है यहां पर आपको खंभात की खाड़ी में। पीरम द्वीप खंभात की खाड़ी में। अब बताइए, गंगा यहां जल गिराती है, कभी सही होगा? तो पीरम द्वीप यहां खंभात की खाड़ी में है, गुजरात में, समझे? तो जो ये है गलत है। लेकिन नीचे देखिए, नीचे लोचा है। कौन सा यह से कथन असत्य है, मतलब इसमें गलत कौन है? गलत को चुनना है। देख रहे, नॉलेज होते हुए भी बहुत विद्यार्थी ये नंबर को टिक करके आगे बढ़ जाएगा। तो कभी भी प्रश्न बनाते वक्त जो है हड़बड़ाना न, पूरा ऑप्शन तक पढ़ना है, समझ गए? तो असत्य को चुनना है। तो असत्य है केवल 3, केवल 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी। कितना क्वेश्चन है जी? अभी जलवायु पढ़ाएंगे। जलवायु का जो कंसेप्ट है परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है वो बताएंगे। अभी हम जलवायु शुरू कर देंगे अभी की। ऐसा थोड़ी कि खत्म हो गया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी ना। सोन नदी ना तो सबसे पश्चिमी सहायक नदी है और ना सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा की सहायक नदियों में सबसे पश्चिम में आपको रामगंगा है, सबसे पश्चिम में रामगंगा है, तो गलत है ये। महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी। ये सही है, सही है। कौन सा कथन सत्य है? केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणी से निकलती है। हाँ, सही बात है ये। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। गलत है ये। बनास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती है, बल्कि बनास का संबंध है अरावली पहाड़ी से। अरावली पहाड़ी से उसका संबंध है, विंध्याचल से उसका संबंध नहीं है। गलत है ये। चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, समझ गए। तो कौन सा सही है? 1 और 3। प्रद्वीपीय नदियों की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रद्वीपीय नदियां अपना मार्ग बदलती रहती है। नहीं, हिमालय की नदियां मार्ग परिवर्तन करने में माहिर है। प्रद्वीपीय भारत की नदियां मार्ग परिवर्तन नहीं करती है। गलत है ये नदियां विसर्पों का निर्माण नहीं करती है। सही है ये, सही है। प्रद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा का निर्माण करती है। प्रद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में हिमालय की नदियों की अपेक्षा छोटी है। हाँ है, 2, 3, 4। प्रद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नर्मदा, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। गोदावरी, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कृष्णा, इसकी लंबाई है 1400, कुछ स्रोत 1401 भी लिखता है, समझ गए। कावेरी, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। तो इसमें घटते क्रम में सजाना है ना। तो 2, 1, 3, 4 और 2, 3, सॉरी, हाँ 2, 3, 1, 4। हाँ, 1 मिनट। 2, 3, 1, 4 डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी तंत्र से पुराना है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी तंत्र से पुराना है, सही है या गलत? एकदम सही है, एकदम सही है। अरे पुराना है तब तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां प्रौढ़ अवस्था में चली गई है और हिमालय की नदियां अपनी युवा अवस्था में ही है। दूसरी बात, पहले प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है और हिमालय की नदियां बहती है उत्तर भारत के विशाल मैदान में। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण जो है सबसे बाद में जाकर के हुआ है। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी तंत्र से पुराना है, सही है। ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी मानस है, हाँ है। ताप्ती नदी की सहायक नदियां हिरन, बरना, दूधी है ना, ये सब ताप्ती की सहायक नदी नहीं है। इसमें कुछ जो है नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। देखिए कुछ स्रोत को अगर आप देखेंगे तो कुछ स्रोत लिखता है कि पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर है और कुछ स्रोत लिखता है नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। तो जो बोर्ड आंसर मारा था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड के अनुसार ही हम आपको आंसर बतला रहे हैं कि बोर्ड ने पुनासा जलप्रपात को माना था नर्मदा नदी पर और इसको जो है बोर्ड ने गलत माना था, समझिए गलत माना था। और उस अनुसार जो है आपको ये 3 और 4 गलत है। कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कौन गलत है? गलत की अगर आप बात करेंगे तो गलत है केवल 3 और 4। भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंग बैंक डेयर जलप्रपात अवस्थित है? मेघालय में, मेघालय में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जम्मू कश्मीर के अनुशासित प्रदेश में अवस्थित बुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, हाँ है, जिसका निर्माण हिमानीकरण की प्रक्रिया द्वारा है ना। हिमानीकरण की प्रक्रिया द्वारा बुलर झील का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि बुलर झील का निर्माण विवर्तनिकी क्रिया द्वारा हुआ है या धरातल के नीचे धंसने के कारण हुआ है। विवर्तनिकी क्रिया के द्वारा हुआ है, हिमानीकरण द्वारा नहीं हुआ है, अर्थात ये क्या है? गलत। तीस्ता नदी का उद्गम मणिपुर में अवस्थित तसोंगमो झील से होता है ना। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम के पोहू नरी हिमनद से होता है, सिक्किम के पोहू नरी हिमनद से होता है। डेबर झील उदयपुर में अवस्थित मीठे जल की झील है जिसमें गोमती नदी एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा जलापूर्ति होती है, हाँ सही है। ये कौन सा सही है? केवल 3। भारत के अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयी नदियां सदाबहार है जबकि दक्कन की बहुत सी नदियां सदाबहार नहीं है, सही है। वही हिमालय नदियां सदाबहार है, मतलब इसमें सालों भर जल है, और दक्कन यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सालों भर जल नहीं होता, अर्थात सदाबहार नहीं है, सही है। भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी घाटी गोदावरी की है ना। दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी गोदावरी की है, तीसरी नहीं बल्कि दूसरी। तीसरी तो कृष्णा हो जाती है, तीसरी तो कृष्णा हो जाती है, कृष्णा। गोदावरी दूसरा स्थान पे है, तीसरा स्थान पे कृष्णा है। लूनी, मच्छू तथा घग्गर अंतर्देशीय अपवाह तंत्र के उदाहरण है, हाँ। कौन सा सही है? 1 और 3, आंसर सी। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? काली के नाम से जानी जाती है, काली, काली नदी के नाम से जानी जाती है। खत्म हो गया, नहीं लगा है? अच्छा रुकिए न, रुकिए न, रुकिए, बैठिए बैठिए। अरे बैठिए ना, कहाँ कहाँ थे आप? थे कहाँ? है टाइम से आइए, उठा के पटक देंगे हम सीधे। बैठ। लेट से, एक तो हम अपने लेट से आते हैं, हम समय पे आ जाते तब। चलिए आइए, अगला चैप्टर है हम लोगों का भारत की जलवायु। देखिए यही चैप्टर सबसे बड़ा था। इसके बाद देखिएगा अन्य चैप्टरों में जो प्रश्न है कम मिलेगा। है महाराज जी, आप कौन ले लिए हैं? कौन पुराना वाला नोट का ही लिए महाराज? तो ये आपका ऑब्जेक्टिव मिलता है आज तोरी का। हर बैच में, जैसे आपके बैच में जो ऑब्जेक्टिव दिए वो अलग है, वो जो 3 गो दरोगा बैच में ऑब्जेक्टिव पढ़ाए वो अलग है। कुछ क्वेश्चन कॉमन है लेकिन कुछ क्वेश्चन डिफरेंट है, समझ गए? हमेशा एक जैसा चीज अच्छा नहीं लगता है, समझे? चलिए आइए, तो अगला चैप्टर है भारत की जलवायु। देखिए इसमें कंसेप्ट है, इसमें कुछ कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा।
भारत की जलवायु में जो कंसेप्ट है जगिए हो, काय सो रहे हैं? बोतल किसका? आपका है? आपका है? पानी कहाँ है उसमें? चलिए, भारत की जलवायु, इसमें कुछ कंसेप्ट है। तो जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को जानते हैं, फिर क्वेश्चन आगे हम लोग जानेंगे। जलवायु, भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अच्छा, हम आपको बोलते थे हम पढ़ाएंगे सब चीज, तो आपको विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब थोड़ा बहुत भी हुआ है या नहीं हुआ? अब लग रहा है नहीं कि हो जाएगा। अभी भी नहीं हुआ। अब भी अगर नहीं हुआ है तो कभी नहीं हो सकता, समझ गए? सब फाउंडेशन बैच बंद करके बताइए, आप ही को सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं, फिर भी अगर विश्वास आपको नहीं हो रहा है तो अब कभी नहीं हो सकता है, समझे? अब आपका कोई उपाय नहीं। देखिए, आप स्वयं देख रहे हैं कि हम हो या बिट्टू सर कुछ भी छोड़ रहे हैं? कुछ भी नहीं छोड़, हर चीज पढ़ा रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि मोरिकाल इंपोर्टेंट है तो मोरिकाल पढ़ाएंगे, बाद बाकी नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरे सिलेबस को पढ़ के जाना चाहिए आपको, समझ? पूरे सिलेबस को पढ़ के जाना चाहिए। क्या पता कब कौन चैप्टर से प्रश्न पूछ दे, नहीं पूछा वो अलग बात है, लेकिन जो आपका सिलेबस है आप पूरे सिलेबस को पढ़ के जाइएगा ना जी, देख के जाइएगा ना, समझिएगा। तो भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देखिए, क्लाइमेट किसे कहते हैं? क्लाइमेट किसे कहते हैं? जलवायु किसे कहते हैं? इसका परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है? किसी भी भूभाग में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है, किसी भी भूभाग में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे ही जलवायु कहा जाता है, उसे ही जलवायु कहा जाता है। मान लिया जाए विषुवत रेखा के आसपास लंबे समय तक गर्मी की स्थिति बनी रहती है, मतलब वहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। ध्रुवीय क्षेत्र में लंबे समय तक ठंडा की स्थिति बनी रहती है, अर्थात वहां की जलवायु ध्रुवीय है, वहां की जलवायु ठंडी है या ध्रुवीय है, ध्रुवीय है। अब अगर बात भारत की करें तो भारत की जलवायु ना तो पूर्णतः उष्णकटिबंधीय है और ना ही पूर्णतः ध्रुवीय है, ना तो पूर्णतः उष्णकटिबंधीय है और ना ही पूर्णतः ध्रुवीय है, ना ही पूर्णतः ध्रुवीय है, ध्रुवीय है। भारत की जलवायु की अगर बात की जाए तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, या मानसूनी जलवायु है, या मानसूनी जलवायु है, या उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। दोनों बात आप कह सकते हैं, दोनों बात कह सकते हैं। अब इसमें एक शब्द है मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम से हुआ है। जो मानसून शब्द है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम से हुआ है, अरबी भाषा के मौसिम से।
अरबी भाषा के मौसिम से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ होता है, मौसिम का अर्थ होता है ऋतु। मौसिम का अर्थ होता है ऋतु, 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 सीजन। देखिए, विश्व के अधिकतर देशों में आप देखेंगे ठंडा है तो सालों भर ठंडे है। जैसे आप नॉर्वे चले जाइए, फिनलैंड चले जाइए, स्वीडन चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, इस सब देश में हमेशा ठंडे न रहता है जी। फिर आप कुछ देशों में चले जाएंगे तो वहां पर सालों भर गर्मी है, विषुवत रेखा के आसपास जितने भी देश हैं। लेकिन भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत की भौगोलिक स्थिति के वजह से भारत में हर प्रकार के मौसम से आपका दर्शन होगा। आप कभी देखेंगे वर्षा हो रहा है, कभी देखेंगे गर्मी है, कभी देखेंगे ठंडा है, कभी देखेंगे ठंडा में भी वर्षा हो रहा है, जैसे कि आज हुआ है और हो भी रहा है पटना में बारिश आज। तो यही तो, ये जो कभी बारिश हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्मी हो जाता है, यही तो मौसम है। और यही मौसम जो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक बनी रहती है, वही तो जलवायु है। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर आप लगभग हर प्रकार के मौसम का अनुभव कर सकते हैं। आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आप भारत में पैदा हुए, कि आपको भारत में हर प्रकार के मौसम का दर्शन हो जाता है। जाइए ना नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में हमेशा ठंडे रहेगा। तो इस दृष्टिकोण से अपना देश भारत बड़ी सुखी संपन्न देश है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत भारत के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। हिमालय पर्वत जो है भारत के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। कहिएगा कैसे सुरक्षा कवच का काम करती है? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, यही कारण है कि भारत में वर्षा होता है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता, भारत में वर्षा नहीं होता, भारत थार मरुस्थल के रूप में तब्दील हो जाता। पूरा भारत थार मरुस्थल के रूप में तब्दील हो जाता। पूरा भारत, समझ गए, पूरा भारत थार मरुस्थल के रूप में तब्दील हो जाता। तो हिमालय पर्वत की उपस्थिति के वजह से ही भारत में वर्षा होता है। और दूसरा रीजन यह है, हिमालय पर्वत की उपस्थिति के वजह से ही भारत के लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास नहीं होता है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली पवन भारत में भी प्रवेश करती। ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली पवन को हिमालय पर्वत रोक लेती है। हिमालय पर्वत रोक लेती है, भारत में प्रवेश नहीं करने देती है हिमालय पर्वत। इसलिए भारत में वास्तविक ठंड नहीं है। वास्तविक ठंड का एहसास करना है, जाइए ब्रिटेन जैसे देश, रसिया जाइए, रसिया के उत्तरी भाग में जाइए, कनाडा जैसे देश जाइए, ग्रीनलैंड जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, न्यूजीलैंड जाइए, वहां पर आपको वास्तविक ठंड का एहसास होगा। माइनस में माइनस में टेम्परेचर होता है,
यहां पर तो 5 डिग्री 10 डिग्री में ही हम लोग का हालत खराब रहता है, समझ गए। हम लोग का शरीर हो गया है, समझ गए। यूक्रेन जाइए, यूक्रेन जाइए, वहां पर भी कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो हिमालय पर्वत भारत में वर्षा कराती है। हिमालय पर्वत हम भारतवासियों को कड़ाके के ठंड से बचाती है। और हिमालय पर्वत के कारण जो भारत में वर्षा होता है, यही वजह है कि भारत में कृषि अच्छी खासी हो जाती है। भारत में कृषि अच्छी खासी हो जाती है। भारत में कृषि अच्छी खासी हो जाती है, अच्छी खासी हो जाती है। और भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ, आपसे पूछा जाता है ये प्रश्न कि मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, तो मानसून का जुआ कहा जाता है भारतीय कृषि। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय कृषि मानसून के ऊपर निर्भर करता है। मानसून अर्थात वर्षा के ऊपर निर्भर करता है। मानसून अर्थात वर्षा के ऊपर निर्भर करता है, वर्षा के ऊपर निर्भर करता है। अगर भारत में अभी दक्षिण भारत में कोई चक्रवात आया हुआ है, पता है आपको? ये जो ठंडा बढ़ रहा है और वर्षा हो रहा है, वही चक्रवात का प्रभाव है। इसी कारण से तमिलनाडु में, तमिलनाडु, हाँ, दक्षिणी भारत में, उसी की वजह से ये सब आपको अभी पटना में अचानक मौसम में परिवर्तन देखने को आपको मिल रहा है, अचानक। तो अगर भारत में मानसून ठीक ठाक रहता, मतलब अगर भारत में वर्षा ठीक ठाक होता है, मानसून ठीक ठाक रहता है मतलब वर्षा ठीक ठाक होता है। अगर भारत में वर्षा ठीक ठाक होता है तो फिर भारत में कृषि भी ठीक ठाक होते हैं, फसल भी अच्छे खासे उत्पादित होते हैं। और अगर भारत में मानसून ठीक ठाक नहीं होता है तो भारत में फसल भी उत्पादित ठीक ठाक नहीं होता है। यही कारण है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारत में 4 प्रकार के ऋतु हैं, 4 प्रकार के ऋतु हैं, 4 मौसम हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत। ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून, वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर, शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर और शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च। ये एक लगभग में यही है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा अगर देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। आप मान के चलिए लगभग 80% वर्षा, लगभग 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। भारत में लगभग 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। यह प्रश्न हमको लगता है कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा भारतवर्ष में जो इस प्रश्न को नहीं पूछा होगा। लगभग हर परीक्षा में यह प्रश्न पूछ दिया गया है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन मानसूनी पवन से होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। अब देखिएगा, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है इसकी उत्पत्ति होती है ग्रीष्म ऋतु में। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है इसकी उत्पत्ति होती है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में इसकी उत्पत्ति होती है, ग्रीष्म ऋतु में इसकी उत्पत्ति होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में होती है, जिस कारण से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन को ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन भी कहा जाता है। जिस कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन को ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन भी कहा जाता है, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन भी कहा जाता है।
आपको भारत के दक्षिण में आप आएंगे तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर इसी हिंद महासागर से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है। इसी हिंद महासागर से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है। आप स्वयं थोड़ा सोचिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि हिंद महासागर से कोई पवन की उत्पत्ति हो रही है और हिंद महासागर एक जलीय भाग है। हिंद महासागर एक जलीय भाग है और उस जलीय भाग से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति हो रही है। तो उस पवन में नमी की मात्रा, नमी यानी पानी की मात्रा, नमी की मात्रा होगी या नहीं होगी? अरे उत्पत्ति हो रहा है महाराज सागरीय भाग से या जलीय भाग से, तो जो उसमें तो निश्चित तौर पर नमी की मात्रा होगी और होती है। नमी की मात्रा होती है। और देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन भारत की भू आकृतिक के वजह से, भारत की भू आकृतिक की वजह से दो भागों में बट जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की एक शाखा अरब सागर में प्रवेश करती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की एक शाखा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दो शाखा है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक आपको अरब सागर की शाखा। और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की जो दो शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा, इसमें ज्यादा महत्व का है अरब सागर की शाखा। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन के अरब सागर की शाखा ज्यादा महत्व का है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की अरब सागर की शाखा इस प्रकार से बहती है। इस प्रकार से बहती है। अब अगर बात डायरेक्शन की करें, डायरेक्शन पूछा जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन का डायरेक्शन, दिशा पूछा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दिशा किधर से किधर है, या दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन या ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन की दिशा किधर से किधर है। तो डायरेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो आप सब लोग डायरेक्शन जानते हैं, ऐसा थोड़े नहीं जानते, एकदम सब चीज आप जानते हैं। भारत का उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। तो इधर उत्तर है, इधर पूरब है, तो बीच में क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब। दक्षिण है, इधर पश्चिम है, तो ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन जिसे ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन भी कहते हैं, उसका डायरेक्शन है भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से उत्तर पूरब की ओर। भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से उत्तर पूरब की ओर। भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से उत्तर पूरब की ओर। और देखिए, जो चीज आया है वो लौटता जरूर है, या वो खत्म होता जरूर है। जैसे बारात अगर आया है तो जाएगा, वो जाएगा। वही बात है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन का आगमन होता है, फिर वो वापस भी लौटता है। तो कुछ शब्द है ज्योग्राफी में, उसको हम बड़ी सरल भाषा में समझाते हैं। मानसून प्रस्फोट, मानसून निवर्तन और मानसून विच्छेद।
कभी भी जो है ना, देखिए इंसान को जो है ना किसी भी चीज पे गुमान नहीं करना चाहिए। अरे कुछ भी महाराज आपका अपना नहीं है, सच यही है। आपको लगता है कि फलना चीज मेरा अपना है, फलना चिलना ढेकना मेरा अपना है, कुछ भी आपका अपना नहीं है, समझे। मानसून प्रस्फोट, प्रस्फोट, फिर आगे है मानसून निवर्तन, फिर आगे है मानसून विच्छेद, मानसून विच्छेद, मानसून विच्छेद है। समझने पे जोर दीजिए ना, चलाइए, स्विच दाबने में रहिए आप मेरे पास। हम तो खोज रहे हैं किसी को, स्विच दाबने में उड़े हैं। एसी उसी चलाएगी, अपना पंखा उंखा चलाएगी। चलिए, है आज तो हीरोइन नहीं आई है। हीरोइन नहीं, सुबह में भी नहीं आई थी आज। हाँ, हमको मन भी नहीं लग रहा उसके बिना। चलिए, हो गया हो। देखिए 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 इस सब को। मानसून प्रस्फोट, मानसून प्रस्फोट, मानसून प्रस्फोट। देखिए, सामान्य तौर पर भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होता है। सामान्य तौर पर भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होता है, और मानसून का आगमन सर्वप्रथम केरल राज्य में होता है, केरल राज्य में होता है। जैसे आप स्वयं आप अपने ऊपर लेकर के सोचिए, जैसे आप नया नया पटना आते हैं पढ़ने के लिए, नया नया अगर आते हैं पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत जोश जुनून रहता है। कुछ दिन तक पढ़ते हैं एकदम दिन रात एक करके, लेकिन कुछ दिन के बाद जोश जुनून खत्म हो जाता है। तो वैसे जब मानसून का आगमन होता है ना, मानसून का आगमन जब होता है तो गरज तरज के साथ बारिश होता है, गरज तरज के साथ खूब बारिश होता है, मूसलाधार बारिश होता है। जैसे आप शुरू में आने के बाद जो है खूब पढ़ते हैं, वैसे ही मानसून के आगमन के बाद गरज तरज के साथ खूब बारिश होता है। मानसून के आगमन होने से जो केरल के तट पर गरज तरज के साथ बारिश होती है, उसे ही कहते हैं मानसून प्रस्फोट, मानसून प्रस्फोट। फिर आपको अक्टूबर नवंबर के माह में ऋतु परिवर्तित होता है, मौसम परिवर्तित होता है, तो मानसून वापस लौट जाता है, मानसून वापस लौट जाता है। मानसून के वापस लौटने की घटना को मानसून निवर्तन कहते हैं। मानसून के वापस लौटने की घटना को मानसून निवर्तन कहते हैं। तो मानसून का आगमन मानसून प्रस्फोट, और मानसून के वापस लौटने की घटना को कहते हैं मानसून निवर्तन, मानसून निवर्तन, निवर्तन। फिर मानसून विच्छेद, गैप ऑफ मानसून। देखिए, वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर। एक बात आप थोड़ा स्वयं सोच करके देखिए, फील कीजिए कि क्या 15 जून से 15 सितंबर तक हमेशा बारिश होते रहता है? नहीं, कुछ दिन हुआ, फिर रुका, फिर हुआ, फिर रुका, फिर हुआ, फिर रुका। नहीं, बारिश होता है, फिर रुकता है, फिर होता है, फिर रुकता है। ऐसा होता है या नहीं होता? तो ये जो वर्षा ऋतु के काल में रुक रुक कर बारिश होता है, एक सप्ताह हुआ, फिर 15 दिन रुक गया, फिर एक सप्ताह हुआ, एक सप्ताह फिर से बारिश हुआ, एक सप्ताह रुक गया, फिर एक सप्ताह बारिश हुआ। यानी ये जो रुक रुक कर बारिश होता है,
किताबी भाषा में जाइएगा तो नहीं समझ पाइएगा, लेकिन आसान भाषा में यही है मानसून विच्छेद। रुक रुक कर वर्षा ऋतु के काल में जो बारिश होता है उसी को हम लोग कहते हैं मानसून विच्छेद। मानसून विच्छेद। इसके बाद अब देखिएगा गुरुजी लोग, यहां पर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन सबसे पहले यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पश्चिमी ढाल से टकराती है और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में खूब वर्षा कराती है, और पूर्वी भाग में वर्षा ना होता है वर्षा। यही कारण है केरल जाइएगा ना एकदम हरा भरा, तमिलनाडु जाइएगा एकदम सूखा वाला स्थिति आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। दोनों देखिए है दक्षिणी भारत में, केरल में हरियाली देखने को मिलेगी, तमिलनाडु में वैसी हरियाली आपको नहीं देखने को मिलेगी। तमिलनाडु में बहुत कम हरियाली देखने को मिलती है। तो इसलिए अगर दक्षिण भारत घूमने का जाने का मन हो तो आप केरल जाइए। केरल जाइए, है गोवा में क्या रखा है वो बाबा। तो अब देखिएगा आप, यही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, यही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन आगे बढ़ती है, फिर भारत में वर्षा कराती है। भारत के अधिकतर भूभाग में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से ही होता है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होता है। 125 सेंटीमीटर। जैसे आप सुबह में उठते हैं, आपके पास पढ़ने का एक जबरदस्त एनर्जी होता है। जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे आपका एनर्जी लेवल कम होता जाता है। हाँ या ना? हाँ। वैसे ही जैसे जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन आगे बढ़ती है वैसे वैसे वर्षा कम होता जाता है। वैसे वैसे वर्षा कम होता जाता है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। आगे बढ़िएगा 175, 150, 100, 75, ऐसे करके वर्षा धीरे धीरे कम होते जाता है। और एक बात और, जो शहर समुद्र के जितना नजदीक वहां पर वर्षा उतना अधिक। जो शहर समुद्र के जितना नजदीक वहां पर वर्षा उतना अधिक, और जो शहर समुद्र के जितना दूर वहां पर वर्षा उतना कम। जैसे कलकत्ता में ज्यादा वर्षा होगा क्योंकि समुद्र के नजदीक है। पटना में कम वर्षा होगा, समुद्र से दूर है। दिल्ली में उससे भी कम वर्षा होगा क्योंकि दिल्ली समुद्र से और भी दूर है। तो जो शहर समुद्र के जितना नजदीक उस शहर में उतना अधिक वर्षा, जो शहर समुद्र के जितना दूर उसमें उतना कम वर्षा, उसमें उतना कम वर्षा। और जो आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है, जब ऋतु परिवर्तित हो, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है, आगे बढ़ती है और आगे हिमालय पर्वत से टकराती है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो यह दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन सीधे आगे बढ़ जाती, सीधे आगे बढ़ जाती। और अगर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन सीधे आगे बढ़ जाती, भारत में वर्षा नहीं होता, भारत में वर्षा नहीं होता। हिमालय पर्वत रोक लेती है जिस वजह से भारत में वर्षा हो पाता है। और यही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन मौसम परिवर्तित होने के बाद, ऋतु परिवर्तित होने के बाद अक्टूबर नवंबर माह में हिमालय पर्वत से टकराने के बाद जो है वापस रिटर्न हो जाती है, वापस रिटर्न हो जाती है, वापस रिटर्न हो जाती है। जो वापस रिटर्न होती है इसे ही हम लोग कहते हैं लौटता हुआ मानसून।
लौटता हुआ मानसून। और लौटते हुए मानसून की उत्पत्ति शरद ऋतु में होती है, शरद ऋतु में होती है, जिस वजह से इसे शरदकालीन मानसून कहते हैं, जिस वजह से इसे शरदकालीन मानसून कहते हैं। और शरदकालीन मानसून उत्तरी पूर्वी भाग से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। शरदकालीन मानसून या लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। इस लौटते हुए मानसूनी पवन से वर्षा ना के बराबर होता है, इस लौटते हुए मानसूनी पवन से वर्षा ना के बराबर होता है, वर्षा ना के बराबर होता है, वर्षा ना के बराबर होता है। लेकिन आपको उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटती हुई मानसूनी पवन की कुछ शाखा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटते हुए मानसूनी पवन से वर्षा ना के बराबर होता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति होती है हिमालयी क्षेत्र से, हिमालयी क्षेत्र से। और एक बात आप स्वयं सोचिए, क्या हिमालय जलीय इलाका है? नहीं न है। तो यहां से जो पवन की उत्पत्ति होगी उसमें नमी की मात्रा होगी? नहीं होगी, नमी की मात्रा नहीं होगी। तो लौटती हुई मानसूनी पवन या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन में नमी की मात्रा नहीं होती है, जिस वजह से इससे वर्षा ना के बराबर होता। लेकिन लौटती हुई मानसूनी पवन या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की एक शाखा, कुछ शाखा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। और जब बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो बंगाल की खाड़ी से उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की कुछ शाखा नमी प्राप्त कर लेती है, नमी प्राप्त कर लेती है। और उस नमी के वजह से ही उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है। तमिलनाडु में वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होता है, तमिलनाडु में शरद ऋतु में वर्षा होता है। जैसे अभी शरद ऋतु है ना जी, अभी शरद ऋतु है, कुछ दिन में शीत ऋतु शुरू होगा। तमिलनाडु में जो वर्षा होता है वो शरद ऋतु और शीत ऋतु में होता है। और तमिलनाडु में वर्षा शरद ऋतु और शीत ऋतु में लौटते हुए मानसूनी पवन या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन के कारण होता है। और तमिलनाडु में वर्षा लौटते हुए मानसूनी पवन या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन के कारण होता है, क्योंकि लौटती हुई मानसूनी पवन या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की कुछ शाखा बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, बंगाल की खाड़ी से ही वह नमी प्राप्त करती है और इसीलिए जो है वह तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है, तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है। शरद ऋतु या शीत ऋतु में एक तो भारत के तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है, भारत के तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। और शरद ऋतु या शीत ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भी वर्षा होती है, इस एरिया में भी वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इस क्षेत्र में भी वर्षा होती है। शरद ऋतु या शीत ऋतु में इस क्षेत्र में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ भी एक मानसूनी पवन है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और पश्चिमी विक्षोभ की अगर आप बात करेंगे तो जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ भी मानसूनी पवन है, पश्चिमी विक्षोभ भी मानसूनी पवन है, मानसूनी पवन है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है और भूमध्य सागर से पूरब की ओर बहती है। भारत के पश्चिमी भाग में जाएंगे तो भूमध्य सागर मिलेगा, भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है और पश्चिमी विक्षोभ अपनी उत्पत्ति से पूरब की ओर बहती है। और पश्चिमी विक्षोभ मानसूनी पवन के वजह से ही जम्मू कश्मीर में हिमपात होता है। शरद ऋतु में जम्मू कश्मीर में ठंडा के मौसम में हिमपात होता है, हिमपात होता है, हिमपात, समझ गए, हिमपात मतलब बर्फ के रूप में वर्षा होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। फिर दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में वर्षा होता है।
पश्चिमी विक्षोभ के कारण। राजस्थान में जो वर्षा होता है उसे कहते हैं माबट, माबट, उसे कहते हैं माबट, माबट, माबट कहते हैं, माबट, माबट कहते हैं। और यही वर्षा ठंड को बढ़ाता है, ठंड को बढ़ाता है। और यह वर्षा गेहूं की खेती के लिए लाभदायक होता है, गेहूं की खेती के लिए लाभदायक होता है। अर्थात यह वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होता है। गेहूं एक प्रकार का रबी फसल है, गेहूं के लिए लाभदायक होता है, अर्थात रबी फसल के लिए लाभदायक होता है, रबी फसल के लिए लाभदायक होता है, रबी फसल के लिए लाभदायक होता है, रबी फसल के लिए। इसके बाद भारत में सबसे ज्यादा वर्षा अगर देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय के मासिनराम में, सबसे कम वर्षा लेह में, फिर भारत में सबसे ज्यादा ठंडा द्रास में, फिर भारत में सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान के बीकानेर के बिड़ियावली में, राजस्थान के जैसलमेर के बिड़ियावली में जो है आपको सबसे ज्यादा गर्मी होता है। फिर भारतीय मानसून की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय मानसून को एल नीनो और ला नीनो जैसी जलधारा प्रभावित करता है। जब एल नीनो धारा की उत्पत्ति होती है, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न भारत में हो जाती है, और ला नीनो की उत्पत्ति होती है तो भारत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो एल नीनो और ला नीनो जैसी जलधारा भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। एल नीनो धारा की उत्पत्ति होने से मानसून का आगमन सप्ताह दिन, 10 दिन, 15 दिन लेट से होता है, और फिर कम वर्षा होता है। कम वर्षा होने के कारण भारत में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और ला नीनो जलधारा की उत्पत्ति होने से जो है आपको भारत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समझ गए? तो ये सब चीज है, इसको आप याद रखिएगा। कुछ गया है दिमाग में? चलिए, गया है दिमाग में तो बताइए, तो बताइए। किसी भूभाग में लंबे समय तक मौसम की स्थिति क्या कहलाती है? जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के मौसिम से हुआ है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के मौसिम से हुआ है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अरब भाषा के मौसिम। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? चलिए आगे बताइएगा। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन मानसूनी पवन से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। दक्षिणी पश्चिमी। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन मानसूनी पवन? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति कहां से होती है? हिंद महासागर। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति कहां से होती है? हिंद महासागर। हिंद महासागर से होती है। इसके बाद आगे बतलाइएगा कि मानसून के आगमन को क्या कहते हैं? मानसून परस्फोट। मानसून के आगमन को मानसून परस्फोट। मानसून के आगमन को मानसून के वापस लौटने को मानसून निवर्तन। मानसून के वापस लौटने को मानसून निवर्तन कहते हैं। अच्छा, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन या ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन की दिशा किधर से किधर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। दक्षिण पश्चिम से उत्तर। सबसे पहले मानसून का आगमन कौन राज्य में होता है? कौन राज्य में? अच्छा, लौटते हुए मानसूनी पवन से वर्षा कहां होती है? तमिलनाडु। लौटते हुए मानसूनी पवन या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से वर्षा कहां होती है? तमिलनाडु। और इसके बाद जो है ठंड के मौसम में जो है आपको जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में वर्षा किस कारण होती? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ कौन फसल के लिए लाभदायक होता? रबी या खरीफ? रबी। कौन फसल के लिए? कौन फसल के लिए? रबी के लिए। समझ गए? इसके बाद आगे बताइए, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है? मेघालय के मासिनराम। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय के मासिनराम में ही होता है। भारत तथा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है? मेघालय के मासिनराम में होता है। चलिए ठीक है। सबसे कम वर्षा लेह। सबसे कम वर्षा। और भारत में सबसे गर्म स्थान बिड़ियावली। भारत में सबसे गर्म स्थान
सबसे गर्म स्थान बिड़िया, सबसे ठंडा स्थान द्रास, सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान। और देखिए भारत में एगो सफेद मरुस्थल है, एगो शीत मरुस्थल है और एगो गर्म मरुस्थल है। भारत का सफेद मरुस्थल कच्छ के रण को कहा जाता है। भारत का सफेद मरुस्थल कच्छ के रण को कहा जाता है। भारत का गर्म मरुस्थल थार को कहा जाता है, राजस्थान में है। भारत का सफेद मरुस्थल कच्छ के रण को कहा जाता है, गुजरात में है। भारत का गर्म मरुस्थल थार को कहा जाता है, राजस्थान में है। और भारत का शीत मरुस्थल सियाचिन को माना जाता है, जो कि लद्दाख में है। कहां है? लद्दाख। क्लियर है ये बात? एल नीनो और ला नीनो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, हाँ या ना? एल नीनो से क्या होता है? सूखा। एल नीनो से, ला नीनो से बाढ़, ला नीनो से। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का आप थोड़ा सा अपने से बनाइएगा। कम से कम 50% क्वेश्चन आपसे बनेगा। 50% क्वेश्चन आपसे गुरुजी लोग बन जाएगा। और अभी आप प्रयास करेंगे, अभी जब हम क्लास से निकल जाएंगे आप प्रयास करेंगे क्वेश्चन बनाने का। समझ गए? ई काम आप करेंगे, समझ गए? अब दीजिए होमवर्क। इससे आगे भूगोल पढ़ाएंगे अगले क्लास में, यानी कल। और आगे पहले होमवर्क पूछते हैं, फिर आगे देखेंगे। ये तो पूछ दिए थे महाराज। चलिए बताइए तो गुरुजी लोग, बताइए किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया? मुअज्जम। हिस्टोरिका किसकी रचना? हेरो। भारत में पहला एम्स कहां खुला? किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित? मीर कासिम। मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1900। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला। अरे महाराज वही अलीनगर की संधि, अलीगढ़ की संधि, ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? ताजमहल के लिए पत्थर कहां से लाया गया था? मकराना। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई? 1615। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है? दक्षिणी कोरिया, ताइवान और जापान। दक्षिणी कोरिया, ताइवान और स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। नंदनकानन ओडिशा, ओडिशा। नंदनकानन ओडिशा। मेलघाट महाराष्ट्र। मेलघाट। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा। कहाँ है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया गया? अनुच्छेद। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? मेघा पाटेकर। चिली का चूकी माता खान किस लिए प्रसिद्ध है? कॉपर। कॉपर। उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन के तब कौन कौन सा शब्द जोड़ा? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। दांत के निर्माण में किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता? कूटपाद। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक। कैसी होती है? ऋणात्मक। चलिए आगे सुनिएगा। स्टेनो एएसआई, स्टेनो एएसआई, इस सब का क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता है। एक सेट पूरा देंगे इसमें। हाँ आसान क्वेश्चन है महाराज, ठीक है। सब रोज 50 से 50 को कीजिएगा तो कैसे होगा? कभी तो 100 कीजिए। परीक्षा तिथि 26/8/2018।
26/8/2018 स्टेनो एसआई का एग्जाम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100, पेज नंबर 455 से 481, चलिए 481, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा क्वेश्चन बैंक में, लीजिए, जिनका है दे दीजिए। फिजिक्स दीजिए तो जी। इलेक्ट्रिसिटी में जो है आधा बोले थे ना 85 तक, अब 86 से आगे पूरा 86 से क्वेश्चन नंबर 173 तक कर लेना है आपको, ठीक है। अब आइए गुरुजी लोग बताइए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं कौन श्रेणी में? समानांतर श्रेणी में। प्रतिरोध का मात्रक ओम। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित नियम है कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर। ओम मीटर। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर। रेगुलेटर। चलिए इससे आगे कर लीजिएगा फिजिक्स पूरा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे 5:30 बजे से आपका करंट का क्लास होगा। अभी जो है 1.5 घंटा की अगर हम बात करें, बिट्टू सर एब्सेंट है। और बायोलॉजी जहां तक हुआ है वहां से आगे का वीडियो हम चलवा दे रहे हैं। जहां तक हुआ है वहां से आगे का वीडियो हम 1-1.25 घंटा का चलवा दे रहे हैं। और ऑनलाइन वाले लोग जहां तक आपको सर पढ़ाए हैं वहां से आगे का वीडियो जो है आपको अपलोड करवा देंगे। समझ गए? सुना जी? कान में गया बात? ऑफलाइन वालों के लिए वीडियो चलेगा और ऑनलाइन वीडियो अपलोड करवा दीजिए जहां तक हुआ है उससे आगे, ठीक है। अभी क्लियर है? बोल दीजिए। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बैठे रहिए, 5 से 10 मिनट में वीडियो चलने लगेगा। और ऑनलाइन वाले लोग जो आज सर पढ़ाते हैं उसका वीडियो अपलोड करवा दे रहे हैं। अब उपस्थित नहीं है तो समय का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है उसको आगे बढ़ा देना चाहिए, है कि नहीं है? हाँ। उसके बाद 5:30 बजे से पुनः हम आपके साथ मिलते हैं, करंट पढ़ाएंगे। करंट पढ़ाने के बाद भूगोल का चैप्टर नंबर 4 का जो है रिवीजन करवा देंगे। और रात में 10 बजे से पढ़ाएंगे पॉलिटी। रात में 10 बजे से पढ़ाएंगे पॉलिटी। और कल सुबह में 9 बजे से ही क्लास होगा। अब ये स्पष्ट कर दे रहे हैं, सुबह में 9 बजे से ही क्लास होगा, 8 बजे से नहीं होगा। सुबह में 9 बजे से ही क्लास होगा। समझ गए? तो सब चीज बता दी है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? धन्यवाद। मिलते हैं 5:30 बजे करंट के साथ। तब तक बायोलॉजी का क्लास कीजिए आप, ठीक है। 5 से 10 मिनट में फ्रेश हो जाइए और फिर क्लास कीजिए। धन्यवाद।